सुनो, कोई भी वो पुरानी हवेली के पास नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ उस हवेली में बेशुमार दौलत है, लेकिन बोलकर डाकुओं का सरदार घबरा सा जाता है और उसके चेहरे पर एक डर दिखाई देने लगता है। और तभी उसमें से, अरे सरदार, लेकिन क्या? और आप इस तरह डरे हुए क्यों हैं? हाँ? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। सरदार, मैं तो कहता हूँ कि आज रात हम उस हवेली पर जाकर सारा सोना लूट लेते हैं। हाँ? अरे ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम लोगों का भी दिल और अतड़िया बाहर आ जाएंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं सरदार आप? हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। बहुत साल पहले भानगढ़ के राज्य में रानी सुचित्रा सेन और राजा तानसेन उस हवेली में रहा करते थे। रानी सुचित्रा बहुत ही निर्दयी और अय्याश किस्म की स्त्री थी। इस बात का पता राजा तानसेन को जब पड़ा तो राजा ने रानी के पीछे गुप्तचर लगा दिए। राजा तानसेन रानी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। रानी सुचित्रा का नाजायज संबंध राजा तानसेन के छोटे भाई के साथ चल रहा था। राजा को इस बात की खबर जैसे ही चली, राजा ने अपने छोटे भाई को अकेले में समझाया और आगे ऐसी गलती ना हो ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन रानी सुचित्रा और राजा तानसेन के छोटे भाई दोनों ने मिलकर राजा को मारने का षड्यंत्र बनाया। लेकिन उसी रात जब राजा और रानी सोए हुए थे, तभी रानी उठकर राजा के छोटे भाई के कक्ष में जाने लगती है। आज राजा रानी को रंगे हाथों पकड़ने वाले थे और तभी उन्होंने कक्ष के बाहर बने एक छोटे क्षेत्र से देखा कि रानी पूरी वस्त्रहीन थी। राजा को यह सब देखा ना गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और रानी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। और तभी राजा तानसेन ने अपनी तलवार से रानी का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। राजा तानसेन अपने छोटे भाई को कारागार में डाल देता है और रानी सुचित्रा का शव हवेली के बीचों बीच दफना दिया जाता है। और कुछ महीनों बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सभी एक एक करके मरने लगते हैं। राजा का छोटा भाई मौका देखकर कारागार से भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है। वो इस वक्त कहाँ है कोई नहीं जानता। तब से आज तक कोई भी मनुष्य उस हवेली में जाता है तो उसका दिल उसके शरीर में नहीं होता है। लोगों का तो ये मानना है कि रानी सुचित्रा की आत्मा उस हवेली में आज भी है। मेरी बात मानना, तुम सब भूल कर भी उस हवेली के आसपास भी मत जाना। आप रात के समय कहाँ जा रहे हो? और आज ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार रात में खौफनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। मुझे आपका अकेले रात के समय जाना कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे भाग्यवान, आज रात के बाद हम दोनों बहुत धनवान हो जाएंगे। अब मुझे देर हो रही है। तुम ऐसा करो, सो जाओ और ये सब मनगढ़ंत बातें बनाना छोड़ो। अरे सोचो तो सही, सालों से लोग उस हवेली की कहानी सुनते सुनते आ रहे हैं। अब चीखे भी सुनने का वहम पालने लगे हैं। हाँ? सुनो, फसल का समय करीब है और जंगली जानवर खेत बर्बाद कर देंगे। रखवाली करनी पड़ेगी, रखवाली, समझी? आप समझते क्यों नहीं? पूरे गांव में कोई भी रखवाली करने नहीं जा रहा। हमारे गांव के सारे खेत उस हवेली के इर्द गिर्द हैं और लोग कहते हैं जो उस हवेली के पास गया वो लौटा नहीं। क्यों आप फसलों के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे? अरे डरने से कुछ नहीं होगा भाग्यवान, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, तुम ध्यान रखना और सुनो, दरवाजे को बंद कर लो और सो जाओ। अरे इतना मत घबराओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ। सुखिया अपनी पत्नी की चिंता को नजरअंदाज करता हुआ उस हवेली की ओर बढ़ गया। चारों ओर गहरा अंधेरा और घना कोहरा फैला हुआ था। सन्नाटा अंधेरे को और भी भयानक बना रहा था। सुखिया हवेली के करीब पहुंचकर वहां आग जलाई और पास बैठ गया। उसे विश्वास था कि ये सब सरदार और गांव वालों की कल्पना मात्र है। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज सुखिया के कानों से टकराती है और उस चीख से सुखिया पूरा हिल जाता है। अरे
ये किसकी चीख थी? बाप रे, अरे ऐसा लगा जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। सुखिया चारों तरफ देखने लगा। घने कोहरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि तभी कुछ दूर हवेली के पास सफेद धुआं सा दिखने लगा और पूरी वातावरण में हवाएं चलने लगी। एक बार फिर वो चीख सुनाई देती है। हाँ, कौन है? कौन है? कौन है? सुखिया अपने जगह पर खड़ा रहा। अंधेरे और कोहरे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। आग की लपटें मंद पड़ चुकी थी और ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को कपा रही थी। तभी अजीब सी ठंडी सरसराहट उसके कानों में गूंजी। कौन है वहाँ? अरे सामने तो आओ। कौन है? कौन है वहाँ? हाँ, सामने आओ। कौन है? जवाब में केवल सन्नाटा था। सुखिया का गला सूखने लगा। तभी उसके चारों तरफ सफेद धुआं धीरे धीरे फैलने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ। अचानक उस धुएं ने एक विकराल स्त्री का रूप ले लिया। उसके हाथों में उसका सर था। पूरा शरीर नग्न था, मानो शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं में चमक हो। उसके लंबे लंबे नाखून जैसे किसी अजीब आकृति के हिस्से हो उसके हाथों से बाहर निकले हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे। तुम कौन हो? हाँ, तो तुम कौन हो? लेकिन उस स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे सुखिया की तरफ बढ़ने लगी। सुखिया का शरीर जैसे जम सा गया था। उसकी आवाज गले में अटक सी गई थी। अचानक वो स्त्री तेज आवाज के साथ उस पर झपट पड़ी। सुखिया की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर उस स्त्री ने सुखिया के सीने को फाड़कर उसका दिल निकाल कर खाने लगी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह डाकुओं का सरदार अपने रास्ते से गुजर रहा था। ठंडी हवा अभी भी भयावता का एहसास करा रही थी। अचानक उसकी नजर सुखिया के चीर फाड़ शरीर पर पड़ी और वो चौंक गया। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया रे सुखिया? हे भगवान, ये क्या हो गया? सुखिया की अवस्था इतनी विचित्र थी कि सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। सरदार ने जोर से आवाज लगाई। अरे मंगरू, अरे वीरू, जल्दी आओ। अरे यहाँ कोई जल्दी आओ। मंगरू, अरे सुखिया रे, ये क्या हो गया रे सुखिया? सरदार की आवाज सुनकर सभी डाकू दौड़कर आते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे सुखिया के साथ ऐसा कौन कर सकता है भला? लगता है वो डायन आ गई है। हाँ, निर्वस्त्र डायन वो वापस आ गई है। अरे वही जिसके सौंदर्य शरीर के लोभ से कोई बच ना पाया। अब वो इस गांव के किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे इस हवेली की दंत कथाओं ने भानगढ़ राज्य में खौफ बनाए रखा है। वो वापस आ गई है। सरदार, ये बात तुरंत बड़े मालिक को बतानी होगी। अगर ये हवेली की सच्चाई है तो पूरे राज्य के लिए खतरा हो सकता है। वीरू तुरंत बड़े मालिक की महल की ओर चल दिया। बड़े मालिक अपने बगीचे में अपने सैनिकों के साथ टहल रहा था। वीरू कांपते हुए सारी घटना बड़े मालिक को बताते हुए बोला। बड़े मालिक, सुखिया की लाश आज सुबह हवेली के पास मिली। अरे उसकी हालत देखकर तो क्या बताऊं, रूह कांप जाए। उसका दिल उसके शरीर से गायब था मालिक, और खून जैसे पूरी तरह पी लिया हो मालिक। ये तो उसकी हालत थी। ये सुन बड़े मालिक चौंक पड़े। ये कैसे संभव है? मुझे लगता है ये हत्या किसी दुश्मनी का परिणाम होगी। मालिक, मुझे लगता है इसमें कोई भूतिया शक्ति शामिल है। सुखिया के शरीर का एक भी कतरा खून नहीं बचा था। शिकारी सिंह यहाँ होते तो वो जरूर इस रहस्य को सुलझाने का कोई उपाय बताते। मालिक, वीरू की आंखों में जो डर है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें इस घटना की जड़ तक जाना होगा। कुछ देर बाद वीरू वहाँ से चला गया और इधर सुखिया की पत्नी दौड़ते हुए सुखिया के पास आती है। अरे मैंने बोला था
मत जाओ रात में खेतों की ओर, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। हे भगवान। और इधर बड़े मालिक अपने सैनिकों से शिकारी सिंह को महल आने का बुलावा भेजता है। शिकारी सिंह बड़े मालिक का बहुत अच्छा मित्र है। वो पास के जंगलों में रहता है। ये सैनिक उसी के पास जा रहे हैं। कुछ घंटों तक चलने के बाद सैनिक शिकारी सिंह के घर पहुंच जाते हैं। शिकारी सिंह, ओ शिकारी सिंह, अरे तुम्हें बड़े मालिक ने याद किया है, बाहर आओ। ये लो, बड़े मालिक बुलाए हैं तुमको, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। अरे अचानक यूँ मुझे बुलाना, लगता है कोई संकट आ पड़ी है। अब तो चलना पड़ेगा। कुछ देर बाद शिकारी सिंह भानगढ़ राज्य पहुंच जाता है। अरे आओ आओ शिकारी सिंह, आओ बैठो। बड़े मालिक सारी घटना शिकारी सिंह को बता देता है। और ये बड़े मालिक की बिगड़ी औलाद जो हमेशा मदिरा पान करता रहता है और स्त्रियों का शौकीन है। दिन ढल चुका था, रात आ गई थी। अरे ओ मुन्ना, सुना? जी मालिक। आज रात हम उस हवेली पे चलेंगे। अरे हम भी तो देखें कौन सी निर्वस्त्र डायन है। आज रात उस डायन के साथ बिताएंगे। पहले राजकुमार, वो हवेली, वो अरे क्या वो परवर वो लगा रखा है? तुम मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है? अब जी राजकुमार। राजकुमार और मुन्ना उस हवेली की ओर निकल ही रहे थे कि अचानक बड़े मालिक वहाँ आ जाते हैं। अरे इतनी रात तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हाँ? अरे पिताजी, कहीं नहीं, मैं जंगल जा रहा हूँ, कल सुबह लौट आऊंगा। अरे क्या तुम्हें पता नहीं भानगढ़ राज्य में कितनी मौतें हो रही हैं? मेरी मानो, तुम दोनों इस वक्त कहीं मत जाओ, कल सुबह चले जाना। हाँ? राजकुमार बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। बड़े मालिक को ये रात कुछ अजीब लग रही थी, तो इस वजह से उन्होंने 2 सैनिकों को राजकुमार के पीछे जाने का आदेश दिया। सैनिकों, जाओ और राजकुमार का पीछा करो। राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए, जाओ। जी मालिक। वो 2 सैनिक राजकुमार और मुन्ना का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो 2 सैनिक रुक जाते हैं। अरे भाई, ये राजकुमार सटिया गया है क्या? अरे वो तो भानगढ़ के किले में जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि रानी सुचित्रा सेन की निर्वस्त्र आत्मा उसी हवेली में रहती है। ये दोनों आज रात मारे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ चलो भाग चलते हैं यहाँ से, नहीं तो हम दोनों की भी मौत पक्की है। अरे कहाँ जाओगे? मालिक को पता चलेगा कि हम दोनों भाग गए हैं तो मालिक सैनिकों से हमें ढूंढवा कर वैसे ही मार देंगे। हाँ, रुक कर यहीं देखते हैं आखिर ये दोनों इस हवेली में कर क्या रहे हैं। हाँ। राजकुमार और मुन्ना उस हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। हवेली अंदर से चकाचौंध थी, मानो यहाँ कोई रहता हो। अरे ओ मुन्ना। जी राजकुमार। अरे पोतली में एक रम की शीशी है, निकालो उसे और पिलाओ हमें। तभी अचानक एक सफेद धुआं हवेली के बीचों बीच उठता है और उस धुएं से रानी सुचित्रा सेन प्रकट होती है। रानी सुचित्रा सेन बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार उसे देखकर मोहित हो जाता है। राजकुमार की आंखें उसका कोमल शरीर देखकर फटी की फटी रह जाती है। रानी सुचित्रा धीरे धीरे कदमों के साथ उसे अपने कक्ष में ले जाने लगती है। और इधर मुन्ना जो कि सहम चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रानी सुचित्रा सेन राजकुमार को अपने आहोश में लेने ही वाली थी कि तभी वहाँ उस कक्ष में मुन्ना दौड़कर आता है और बोलता है, राजकुमार, जिस स्त्री को आप सुंदर कन्या समझ रहे हैं, असल में वो एक डायन है, डायन। तब क्या था, अचानक राजकुमार की नज़रबंद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके सीने पे बैठी वो डायन भयावता से हंस रही होती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से राजकुमार का सीना चीर देती है और उसका दिल निकाल कर खाने लगती है। मुन्ना की आंखों ने ये सब कुछ देख लिया था। मुन्ना बचाओ बचाओ बोलते हुए हवेली से बाहर आता है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रुको रुको, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, और क्या हुआ हवेली में? और राजकुमार कहाँ है? हाँ, राजकुमार का दिल उस डायन ने खा लिया। हाँ, खा लिया राजकुमार का दिल। हाँ। मुन्ना और सैनिक भागकर महल आ जाते हैं और सारी घटना बड़े मालिक को बता देते हैं। भगवान, अरे मैंने मना किया था मत जाओ रात में जंगल में। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी वहाँ शिकारी सिंह आ जाता है और बोलता है, बड़े मालिक, अब इस मौत के तांडव को रोकने का वक्त आ गया है, नहीं तो इस राज्य के सारे मर्द मारे जाएंगे।
शिकारी सिंह वही पुरुष था जिसके साथ रानी सुचित्रा का नाजायज संबंध था। अब बस यही वो पुरुष था जो डायन का खात्मा कर सकता था। शिकारी सिंह ने अपनी सारी सच्चाई बड़े मालिक को बता दी और डायन को खत्म करने का षड्यंत्र भी बनाने लगा। 2 सैनिक हवेली के बाहर रहेंगे और मैं उस हवेली में अकेला अंदर जाऊंगा, ठीक है? अगर मेरी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे तो अंदर मत आना, ये सब उस डायन की चाल हो सकती है। अरे ये सब तुम अकेले कैसे करोगे मित्र, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। बड़े मालिक, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मुझे पहचान जाएगी और मुझसे बातें करेगी, मुझे अपने साथ ले जाना चाहेगी और इसी का फायदा उठाकर मैं ये मंत्र रूपी खंजर उसके नाभि में घोंप दूंगा और इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अगली सुबह शिकारी सिंह समेत सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ घंटों चलने के बाद वह उस हवेली के करीब पहुंच जाते हैं। बड़े मालिक, आप सभी इस गुफा में रहिएगा, मैं ना बोलूं तब तक कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं आएगा। ये गुफा मंत्र रूपी है, इस गुफा में वो डायन नहीं आ सकती और 2 सैनिक हवेली के इधर उधर घूमते रहेंगे। मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ। मित्र अपना ख्याल रखना और विजयी होके ही लौटना। शिकारी सिंह उस गुफा से निकलकर हवेली में प्रवेश कर जाता है। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शिकारी सिंह ठीक सुचित्रा के कब्र के पास खड़ा हो जाता है और तभी एक सफेद धुआं उसके सामने से गुजरता है और अचानक वो धुआं गायब हो जाता है और उसके सामने वो डायन प्रकट हो जाती है। आ गए तुम। कितने वर्षों बाद हमारा आज फिर से मिलन होगा। बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, कितने वर्षों बाद मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आओ आओ, लगा लो गले मुझे और बना लो मुझे अपना। आओ। डायन धीरे धीरे शिकारी सिंह की ओर बढ़ने लगी और झट से उसे बाहों में ले लिया और जैसे ही वह अपने बड़े बड़े दांत शिकारी सिंह के गले में गाड़ने ही वाली थी कि तभी शिकारी सिंह ने वो मंत्र रूपी खंजर उसके नाभि में घोंप दिया। धोखा किया तुमने मेरे साथ। डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरे जंगलों में गूंज गई। इसके बाद वो सफेद धुआं बनकर गायब हो गई और शिकारी सिंह हवेली के बाहर आ गया। उसे जिंदा देखकर सभी के चेहरों पर खुशियां झलकने लगी और इस तरह वस्त्रहीन डायन का अंत हुआ।